गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार एसएससी इंटर लेवल और सीजीएल का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 और ये सेट प्लेटफॉर्म के द्वारा तैयार किया गया है। तो चलिए हम लोग इसका सभी प्रश्नों का अच्छे से रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में कहा गया है कि सूची 1 और 2 का मिलान करना है। ठीक है। तीव्रता किस और प्रबलता किसकी वजह से होता है? तो यह आयाम की वजह से होता है। आयाम की वजह से होता है। ध्वनि की प्रबलता यानी ध्वनि धीमा है या तेज है, यह हमें आयाम की वजह से पता चल जाता है। ध्वनि का आयाम जितना अधिक होगा उसकी प्रबलता ही उतनी अधिक होगा। तारत्व, तारत्व मतलब कि आवाज कोई मोटा है कि पतला है, इसकी पहचान तारत्व से होता है और यह आवृत्ति पर डिपेंड करता है। गुणता, गुणता हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तरंग रूप और अधिस्वर। ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अगला प्रश्न है 2 नंबर। यांत्रिक बल के संबंध में गलत कथन का चुनाव करना है। इन चारों ऑप्शन में से गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन को देखते हैं। अभिकेंद्री बल वस्तु को वृत्त पथ पर बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अभिकेंद्रीय बल वस्तु को वृत्तीय पथ पर बनाए रखने के लिए आवश्यक, बिल्कुल सही है। अपकेंद्रीय बल एक छद्म बल है जो जड़त्व के कारण अनुभव होता, बिल्कुल सही है। अपकेंद्रीय बल है जो एक छद्म बल है, झूठा बल है जो जड़त्व के कारण अनुभव होता है। दूध से क्रीम को अलग करने के लिए अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे काम करता है, तो यह भी सही है। अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार कार्य करता, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होता है, जो ऑप्शन 4 गलत है। अगला प्रश्न है कि धातु निष्कर्षण के संबंध में गलत कथन का चुनाव करना है। धातु निष्कर्षण के संबंध में गलत कथन कौन सा है? धातुओं का संक्षारण एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। धातुओं का संक्षारण ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। यशद लेपन जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, उसे लोहे पर जिंक या जस्ते के परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यशद लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अमलगम पारे के एक मिश्र धातु है और भर्जन प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। इसे वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाना चाहिए। तो इसमें से 1, 2, 3 सही था, बाकी डी ऑप्शन गलत था, तो यही सही उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन डी का चुनाव गलत है। अगला प्रश्न है किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर एक सीधे धारावाही चालक पर आरोपित बल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। आइए ऑप्शन को देखते हैं। इसमें 2 ऑप्शन दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलटने पर भी बल की दिशा समान रहता है, या फिर बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल 2 नंबर सही होगा, एक गलत है, 2 सही है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बल का दिशा पता किया जाता है। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को पलट देंगे तो बल की दिशा भी पलट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए, केवल 2 नंबर सही है। ये देखिए आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इसमें 3 उंगलियों 90 डिग्री पे रखा जाता है और इसमें तो मध्य उंगली से विद्युत धारा, ये जो मध्य उंगली है इससे विद्युत धारा करंट पता चलता है। उसके बाद तर्जनी से विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी से चुंबकीय क्षेत्र का पता चलता है और अंगूठे से आरोपित बल की दिशा का पता चलता है। अगला प्रश्न है सुपोषण की प्रक्रिया में जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन की कमी का मुख्य कारण क्या है? सुपोषण की प्रक्रिया में जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन का कमी का मुख्य कारण है शैवाल ब्लूम के मरने के बाद उनके अपघटन के लिए बैक्टीरिया अत्यधिक ऑक्सीजन की खपत करते हैं, यही इसका मुख्य कारण है। चलिए देखिए 17 नंबर। कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनाया था? अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण कंबोडिया के किस शासक के द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। यह एक विष्णु मंदिर है जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर लिया गया है। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? बुनियादी शिक्षा का विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, महात्मा गांधी इसका सही उत्तर है। 19 नंबर में कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आइए कथन को देख लेते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और इसको कहा गया है कि इसके सभी घटनाक्रम को क्रम वाइज सजाना है। तो सबसे पहले इन सभी का डेट देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट कब हुआ? तो यह 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट हुआ था। खेड़ा आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था।
अमधा मिल हड़ताल यह भी 1918 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। और ये जो प्रश्न है ये खासकर ये 4 ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन को मैच करने के लिए हमेशा दिया जाता है और ये शायद 2-3 सेटों में आ चुका है। इससे 9वां सेट में भी यह प्रश्न था और इन दोनों में कंफ्यूजन सिर्फ इसमें होता है, खेड़ा आंदोलन और अमदा मिल हड़ताल में, क्योंकि दोनों 18 में ही हुआ है। तो आगे या पीछे कौन होगा? तो सबसे पहले हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह 3 नंबर, ठीक है, एक पर ये आएगा। उसके बाद फिर हो जाएगा अहमदाबाद मिल हड़ताल, अहमदाबाद मिल हड़ताल हो जाएगा 4 नंबर। और उसके बाद खेड़ा आंदोलन, फिर लास्ट में रॉलेट एक्ट आंदोलन आ जाएगा। पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था, उसके बाद फिर हुआ था खेड़ा आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य किए बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहता है? किस मिट्टी में सैकड़ों वर्षों तक कृषि कार्य किए बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहता है? तो यह काली और कछारी जलोढ़ मिट्टी का बात कर रहा है। 20 का 3 हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के तप्त स्तरण की 3 सुस्पष्ट विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परतों का सही क्रम विन्यास है? तो ये वायुमंडल का दिया गया है। तो वायुमंडल में सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर आयन मंडल। तो यही दिया गया कि 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, थर्मोस्फीयर, इसका मिलान क्रम वाइज ये दिया गया है। 21 का 3 हो जाएगा। 22 में कहा गया कि जनमत क्या है? जनमत क्या है? तो जनमत एक बहुमत का राय है, किसी भी बड़े समुदाय या बहुमत का राय को जनमत कहते हैं। राजनीतिक मामलों पर जनता की राय, यह भी जनमत से लिया गया है। संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित राय, यह भी जनमत ही है। ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है? भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होता है कि व्यापार, पूंजी, वित्त, तकनीकी और हस्तांतरण सूचना प्रवाह द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय या कनेक्ट करना, या तो इसे आप भूमंडलीकरण कह सकते हैं या फिर इसे आप वैश्वीकरण भी कह सकते हैं। 24 में कहा गया किन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किया अपनी किस पुस्तक में? किन्स ने जो रोजगार सिद्धांत दिया था यह जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक में दिया है। 24 का 1 नंबर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक देश की आर्थिक नीति के अनुरूप निर्मित होता है। भारतीय रिजर्व बैंक किसके नीति के अनुरूप निर्मित होता है? तो यह मौद्रिक नीति के साथ साथ अस्थायित्व के साथ विकास के लिए नीति के दोनों के अंतर्गत यह तैयार किया जाता है। तो 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर, दिल्ली सल्तनत से पूछा गया है कि किसके शासनकाल में प्रसिद्ध मंगोल चंगेज खान ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं तक आ गया था? तो यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो सही हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासन काल में इसने मंगोल शासक चंगेज खान ने ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं तक पहुंच गया था। चलिए देखिए 32 नंबर की रासायनिक यौगिक के मूलानुपाती सूत्र व आणविक सूत्र परस्पर निम्न से किसके निम्न प्रकार से संबंधित है? तो रासायनिक सूत्र और अनुपातिक सूत्र का पूछ रहा है, तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आणविक सूत्र इक्वल टू n गुना मूलानुपाती सूत्र। अगला है प्रश्न है कि कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर उपयोग किया जाता है? गोताखोरों के द्वारा नाइट्रोजन के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। 33 का 4 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिन तत्वों में धातु और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होता है उन्हें उपधातु कहते हैं या फिर मेटलॉइड कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो उपधातु है? तो जर्मेनियम, यहाँ पर देख लिए जर्मेनियम है जो उपधातु है, बाकी कार्बन अधातु है, तांबा धातु हो जाएगा और जर्मेनियम उपधातु है। 35 में कहा गया है कि फोटोग्राफी प्लेट को काले कागज से ढककर रखा जाता है, क्यों? फोटोग्राफी प्लेट को काले कागज से ढककर क्यों रखा जाता है? तो इसका रीजन यह है कि प्लेट पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होता है, यानी बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। इस वजह से काला कागज उस प्रकाश के संपर्क में आने नहीं देता, इसीलिए हम लोग फोटोग्राफी प्लेट को काले कागज से ढक दिया जाता है ताकि वो प्रकाश से रिएक्शन ना करे। तो 35 का 3 नंबर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट में तत्वों का संगठन प्राकृतिक तथा संश्लेषित दोनों समान है। इस परीक्षण द्वारा निम्न में से किस नियम की पुष्टि होता है? कैल्शियम कार्बोनेट में तत्वों का संगठक प्राकृतिक और
संश्लेषित दोनों समान है तो यह स्थिर अनुपात के नियम को दर्शाता है। 36 का 3 हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से अगर यह रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और यह स्थिर अनुपात के नियम को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ कैल्शियम का 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 1 यहाँ और 2 यहाँ, 3 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है, कार्बन 1 और कार्बन 1 यहाँ भी है। यह स्थिर अनुपात के नियम को दर्शाता है। देखिए 37 नंबर प्रश्न में मिलान करना है। भक्ति काल के कुछ संत का नाम दिया गया और उनका व्यवसाय दिया गया है। नामदेव का जो व्यवसाय था वह थे दर्जी थे, नामदेव का संबंध दर्जी से हो जाएगा। कबीर एक जुलाहा थे, 2 नंबर। रविदास का संबंध हो जाएगा मोची से, 4 नंबर। सेना है एक नाई थे, 1 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 में पूछ रहा है कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, तो इनके गुरु का नाम रामदास था। 48 का 1 हो जाएगा रामदास। कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। 49 का 2 हो जाएगा। सर विलियम जोन्स के द्वारा ही 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था। आगे देखिए 50 नंबर कि निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। इन चारों ऑप्शन में से जनसंख्या घनत्व सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। 50 का 3 नंबर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर राज्य पूछ दे कि सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ, तो वह हो जाएगा केरल में और सबसे कम हरियाणा में है। और न्यूनतम साक्षरता अगर पूछे तो वह हो जाएगा बिहार, न्यूनतम साक्षरता में आ जाएगा बिहार। अगर यहाँ पर जनसंख्या घनत्व की बात आया है तो यहाँ से एक और बात पूछ सकता है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का जनसंख्या घनत्व है और अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए 51 में है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं। किस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत का निर्वाचन एक लोकतांत्रिक है, तो बिना भेदभाव के सभी 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को मताधिकार के कारण, यानी जो भी 18 वर्ष से अधिक उम्र हो चुका है उसको वोट देने का अधिकार बिना भेदभाव को वह मतदान कर सकता है। यही एक लोकतांत्रिक कह सकते हैं। तो 51 का 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु संविधान संशोधन अधिनियम कब लाया गया था। राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन सा संविधान संशोधन लाया गया है, तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 44वां संशोधन। 44वां संशोधन के द्वारा आपात लागू करने के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया था। 42वां संविधान को लघु संविधान कहा जाता है, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। और 43वां संविधान संशोधन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार फिर से दे दिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है, तो इसका जो है व्यक्त प्रति व्यक्ति आय के आधार पर व्यक्त किया जाता है। 53 का 2 नंबर हो जाएगा। और एनएसओ के द्वारा प्रति व्यक्ति आय का गणना किया जाता है। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द से बोध होता है किससे। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द से किसका बोध होता है, तो वस्तुओं के क्रेता विक्रेता में निकट संपर्क, यानी बेचने वाले और खरीदने वाले के निकट संपर्क तथा मूल्यों में समानता की प्रवृत्ति पाए जाने को ही बाजार शब्द कहा जाता है। 54 का 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं, या अनुच्छेद 20 और 21 को किस 20-21 के अतिरिक्त सभी मूल अधिकारों को किस अनुच्छेद के तहत स्थगित किया जा सकता है, तो वह है अनुच्छेद 359 के लागू होते ही सभी मौलिक अधिकार निरस्त हो जाता है, सिर्फ 20 और 21 को छोड़कर। जब युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति पैदा हो जाता है तो उस समय आपातकाल लागू होने के समय अनुच्छेद 19 भी स्थगित हो जाता है, लेकिन यह अनुच्छेद 358 के लागू होते ही अनुच्छेद 19 स्वतः ही स्थगित हो जाता है। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 359। मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक की दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और 2 का मिलान करना है। एक तरफ संविधान में संशोधन दिया गया, दूसरी तरफ विषय वस्तु दिया गया है। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था और इसका संबंध ऑप्शन नहीं दिख रहा, यहाँ पे 5 नंबर में है
कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देने के लिए 69वां संविधान संशोधन किया गया था। 1 का 5 हो जाएगा। फिर है संविधान का 75वां संविधान संशोधन जो 1994 में हुआ और इसका संबंध राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना 1 नंबर हो जाएगा। फिर है 80वां संविधान संशोधन जो 2000 ईस्वी में किया गया था और इसका संबंध 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकारना था। 83वां संविधान संशोधन का संबंध है अरुणाचल प्रदेश में जातियों के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं किया गया, इसका उल्लेख किया गया है, तो डी का 2 नंबर हो जाएगा। जब कोई बंदूक चलाई जाती है तब वह गोली पर अग्रदेशिक बल लगाती है। गोली भी बंदूक पर समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया बल लगाती है। इस घटना की व्याख्या किस सिद्धांत से किया जाता है? तो यह गति के तीसरे नियम से किया जाता है, यानी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। 57 का 3 नंबर हो जाएगा। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? सूर्य और चंद्रमा के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींच, यानी सूर्य भी यहाँ है, चांद भी यहाँ है और पृथ्वी यहाँ पर, और ये दोनों मिलकर पृथ्वी को एक ही दिशा में खींच रहा है, तब बृहद ज्वार भाटा उत्पन्न हो जाता है। 59 का 1 नंबर हो जाएगा। ऊंचे ज्वार की स्थिति महीने में दो बार आती है। जो ऊंचे ज्वार होता है वो महीने में 2 बार आता है, एक बार पूर्णिमा को और एक बार अमावस्या को आता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा के फैंडी में आता है, फैंडी खाड़ी में आता है। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों अगर समकोण पे रहे तो इस स्थिति में निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। समकोण की स्थिति में। यह भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला है 60 नंबर। रेल पटरियों के नीचे चौड़ी लकड़ी के पट यानी स्लीपर बिछाए जाते हैं, क्यों? स्लीपर पहले, अब आपको सीमेंट का स्लीपर दिखाई देगा, लकड़ी का अब खत्म हो चुका है। यह किस लिए होता है? तो यह आपको रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दाब को घटाने के लिए किया जाता है। 60 का 4 नंबर हो जाएगा। चलिए देखिए 73 नंबर। महात्मा गांधी से संबंधित चंपारण यात्रा से, तो शायद चंपारण सत्याग्रह से संबंधित लगातार 2-3 सेट में प्रश्न आ चुका है और गांधी जी से संबंधित सभी घटना भी हम सेट नंबर 9 में आपको रिवीजन करा चुके थे। तो एक बार फिर देख लेते हैं कि महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा की शुरुआत किस वर्ष किया था? तो यह 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। 73 का 3 नंबर हो जाएगा। अगर एक बार बात कर ले कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका सेठ अब्दुल्ला के केस के लिए 1893 में चले गए थे। गांधी जी का भारत में आगमन 9 जनवरी 1915 ईस्वी को हुआ था। चंपारण के तिनकठिया प्रथा से संबंधित, तिनकठिया कानून से संबंधित गांधी जी को अवगत कराया था राजकुमार शुक्ल ने, और यह 1916 ईस्वी में तिनकठिया पद्धति से गांधी जी को अवगत राजकुमार शुक्ल ने 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में इन्हें बताया था। फिर जाकर 1917 में लखनऊ चंपारण सत्याग्रह हुआ। इसके बाद फिर गांधी जी के द्वारा 1919 में खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वह गांधी जी का सहयोग भी रहा उसमें। उसके बाद 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ। 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। फिर उसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1930 में दांडी मार्च हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हुआ था। फिर जाकर 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन भी चला जिसमें गांधी जी का सहयोग रहा। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया है? तो यह भी प्रश्न गांधी जी से ही है। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा ही किया गया, महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर किसने द फिलोसफी ऑफ बम यानी बम का दर्शन नामक पुस्तक लिखा था? तो बम का दर्शन नामक पुस्तक भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया है। 75 का 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो यह मेरठ षड्यंत्र के मामले में उसे अवरुद्ध किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुए सिंधु जल समझौते पर किस शहर में हस्ताक्षर किया गया था? तो यह हस्ताक्षर कराची में किया गया था। 77 का 3 हो जाएगा। 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता हुआ था। इसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान थे। और 12 जनवरी 1961 ईस्वी को सिंधु जल समझौता लागू हो गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रेड होल खनन भारत के किस राज्य में किया
जा रहा है तो रेत होल खनन भारत के मेघालय राज्य में किया जा रहा है। 78 का 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो बिहार हो जाएगा। अपना बिहार में कोई भी लौह अयस्क नहीं है। 79 का 1 नंबर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा था? हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द राज कृष्ण के द्वारा गढ़ा गया है या फिर जन्म दिया गया है इस शब्द को, हिंदू वृद्धि शब्द को। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है तो इसमें कार्य करने के लिए कितने विषयों का जिक्र किया गया है? तो इसमें 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। पंचायती राज का संबंध भाग 9 से है, भाग 9 में है और इसका उल्लेख 11वीं अनुसूची से है। इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 1993 ईस्वी में शामिल किया गया है, जोड़ दिया गया है। अगर नगर पालिका की बात करें तो इसे 12वीं अनुसूची में रखा गया है, भाग 9 के क में, और इसमें कार्य करने के 18 विषय हैं। नगर पालिका के लिए कार्य करने का 18 विषय का उल्लेख किया गया है। अगर पूछे कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है तो पंचायती राज दिवस हर वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रति वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। चलिए देखिए 82 नंबर में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा 1971 के चुनाव में दिया गया था। 82 का 3 हो जाएगा। 91 में कहा गया कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो इसमें सेरिब्रम इसका मुख्य केंद्र भाग है। 91 का 2 नंबर हो जाएगा। वह परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होता है, वह परिस्थिति हो जाएगा हाइपोग्लाइसेमिया की स्थिति में यह स्थिति उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है कि एक लंबे संकरण कैपिटल टी स्मॉल टी पौधों में स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर लंबे व बौने पौधे 3:1 में प्राप्त होते हैं तो यह परिणाम सिद्ध करता है कौन सा नियम? तो यह पृथक्करण का नियम सिद्ध करता है, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। 93 का 2 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 94 मधुमेह का कारण पूछा है कि मधुमेह डायबिटीज रोग का कारण कौन सा है? तो ये तो इंसुलिन की कमी की वजह से मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न है कि पोन्स मानव किस अंग का भाग है? पोन्स मानव के मस्तिष्क का भाग है। सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है? सुमात्रा द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। 106 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यह सुमात्रा द्वीप हिंद महासागर में स्थित है जो इंडोनेशिया देश का पार्ट है। मंगल पांडे किस पैदल सेना से संबंधित है? तो मंगल पांडे का संबंध हो जाएगा 34 नेटिव इन्फेंट्री से। 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 29 मार्च 1857 ईस्वी को चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग का विरोध 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने किया था और इन्होंने 2 सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दिया था। इसी वजह से इन्हें 8 अप्रैल को फांसी दे दिया गया था। फिर जाकर कुछ आगे समय बढ़कर 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से 1857 की क्रांति की शुरुआत माना जाता है। डैश शासन ने समाचार पत्रों, पुस्तकों, नाटकों और गीतों में कही गई बातों को नियंत्रित करने के लिए सेंसरशिप कानून लागू किया और स्वतंत्रता एवं आजादी के विचारों को प्रतिबिंबित किया है। तो 108 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 रूढ़िवादी। ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैन्य संधि की जिसे क्या कहा जाता है? इन देशों ने मिलकर एक सैन्य संधि की है जिसे नाटो कहा जाता है। नाटो कहा जाता है और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स है इसका मुख्यालय है जो बेल्जियम की राजधानी है। अगर इसकी स्थापना पूछ दे कि नाटो का स्थापना कब हुआ है तो नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को नाटो का गठन किया गया था वाशिंगटन डीसी में। चलिए देखिए 110 नंबर ताजा पानी मुख्य रूप से सतही अपवाह और भूजल से प्राप्त होता है जिसे डैश के माध्यम से लगातार नवीनीकृत और चार्ज किया जाता है। तो इसे हाइड्रोलॉजिकल चक्र के द्वारा रिचार्ज किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश राज्य से गुजरती है। 4 ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला हो जाएगा गुजरात, फिर राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश एमपी, फिर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य है यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, स्कूली शिक्षा का प्रावधान यही राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत आता है। 12 का 2 हो जाएगा। वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की किस सोच के द्वारा विकसित हुआ है? तो यह सहयोगात्मक सोच विकसित करता है। 113 का 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? हमारे भारतीय संविधान की विशेषता क्या नहीं है? तो संघात्मक शासन प्रणाली यह है। अलिखित संविधान यह बिल्कुल नहीं है। यह हमारे भारतीय संविधान की यह विशेषता नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान एक लिखित संविधान है। बाकी सभी ऑप्शन सही है। 15 में कहा गया कि हमारे भारत में वरीयता क्रम दिया गया है। जो पदाधिकारी है उनके वरीयता क्रम को दिया गया कि किस रूप में रहेगा या फिर उसको सजाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल और भूतपूर्व राष्ट्रपति। 15 का 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 122, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? इन चारों ऑप्शन में से धान का खेत एक कृत्रिम मानव द्वारा निर्मित किया गया पारिस्थितिकी तंत्र है। 22 का 1 हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत के सबसे बड़ा अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो राजस्थान में सबसे बड़ा अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि पाया जाता है। 23 का 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी किसके द्वारा? ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसके द्वारा किया गया है? तो यह जोसेफ फोरियर ने किया था। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना या सोच जोसेफ फोरियर के द्वारा किया गया है। 25 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से अगस्त्यमलाय जैव मंडल रिजर्व में आता है? इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए हो जाएगा नैयार, पेरियार, सुरदुनेर वन्यजीव अभ्यारण्य और कलाड़कड़ मुंदुथुराई बाघ रिजर्व, ये सभी अगस्त्यमलाई के अंतर्गत आता है। चलिए देखिए 136 नंबर, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किससे है? हिंदू समृद्धि दर का संबंध सकल राष्ट्रीय उत्पाद से हो जाएगा। 36 का 1 नंबर। 37 में कहा गया है कि भारत में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलता है? तो भारत में हरित क्रांति का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। 37 का 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचारक है? इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो एक आर्थिक वृद्धि का परिचारक है? तो वह हो जाएगा वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, परिवार नियोजन से जनसंख्या वृद्धि पर क्या असर हो सकता है? परिवार नियोजन से जनसंख्या वृद्धि में आप नियंत्रण किया जा सकता है। 39 का 3 हो जाएगा। अब परिवार नियोजन को लागू करने वाला पहला देश भारत ही है। चलिए देखिए अब करेंट अफेयर है। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आयोजन तेलंगाना में किया गया है। 45 का 3 है। 46 में कहा गया कि 1 अप्रैल 2026 में शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? तो यह गृह, सूचना व आवास गणना पर केंद्रित है। 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार द इलियस फील्ड को दिया गया है। इलियसन फील्ड को दिया गया है। 148 में कहा गया है कि 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य में अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है? तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों का स्थापना दिवस 21 जनवरी को ही है। चलिए 150 में 149 है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का 80 स्थान है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अंतर्गत। जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था? तो अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व है। 150 का 1 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हमारा आज का 10 सेट समाप्त हो चुका अब तक। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर करें। और बिहार एसएससी के सीजीएल का प्रीवियस ईयर का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जो नहीं देखे जाकर देख लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ। जय हिंद।